जय हिंद साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बिग जोस में। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो साथियों, आज की वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी ट्रिपल सी द्वारा आयोजित कृषि परीक्षा 2009 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आप सभी एजीटी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो साथियों, मैं आप सभी एजीटी अभ्यर्थियों के लिए डेली प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट करवाता हूं, जो आप सभी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो सही प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सही प्रश्न एग्ज़ाम ओरिएंटेड और सेलेक्टिव हैं, जो कि आपके आयोजित कृषि परीक्षा 2009 में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं डेली आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे हमारा पहला प्रश्न है, भारतवर्ष में बंजर भूमि की लगभग कुल क्षेत्रफल है। जो संपूर्ण भारतवर्ष है उसमें बंजर भूमि का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन ए है 329 मिलियन हेक्टेयर, 240 मिलियन हेक्टेयर, 175 मिलियन हेक्टेयर या फिर 85 मिलियन हेक्टेयर। तो भारत में 175 मिलियन हेक्टेयर पर बंजर भूमि है। कितने? 175 मिलियन हेक्टेयर पर बंजर भूमि है। अगर भारत की बात करें कि भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल हमारा है 328 मिलियन हेक्टेयर। तो इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है कि संपूर्ण भारतवर्ष का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो 328 मिलियन हेक्टेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाने के लिए बाजरे की बुआई करनी चाहिए। कब करनी चाहिए? जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में। तो दाने के लिए बाजरे की बुआई जो है कि जुलाई के द्वितीय पखवाड़े में। कब? जुलाई के द्वितीय पखवाड़े में करनी चाहिए। अगर बात करें गहराई की, कि दाने की बुआई के समय बीज की गहराई कितनी होनी चाहिए, तो 2 से 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसको आप ध्यान रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। वहीं अगर बात करें कि बाजरे की बुआई के लिए दाने का बीज दर क्या होता है, अगर दाने के लिए आप बुआई कर रहे हैं तो उसका बीज दर जो होता है 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितना? 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, यदि आप दाने के लिए सोइंग कर रहे हैं तब। वहीं पर अगर चारे के लिए सोइंग कर रहे हैं तो चारे के लिए आपको बीज दर लग जाता है 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो इसको भी आप याद रखिएगा, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछ देता है बीज दर दाने के लिए और बीज दर चारे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन धान में अधिक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन के। तो गोल्डन राइस आनुवांशिक रूपांतरित धान है। कौन सा धान है? आनुवांशिक रूपांतरित धान है। इसमें बीटा कैरोटीन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। किसका? बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन की मात्रा जो है कि ज़्यादा पाई जाती है, जो कि विटामिन ए का अच्छा स्रोत माना जाता है। इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि गोल्डन धान में विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें बीटा कैरोटीन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी में कैल्शियम की अधिक उपलब्धता पैदा करती है। क्या पैदा करती है? नाइट्रोजन की कमी, फास्फोरस की कमी, पोटेशियम की कमी, उपरोक्त सभी की कमी। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि मिट्टी में कैल्शियम की अधिकता होती है तो फास्फोरस की कमी पैदा हो जाती है। तो इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉरिन 10 जीन के द्वारा बौनी किस्म के पौधे पैदा किए गए। किस में किए गए? गेहूँ में, मक्का में, धान में, ज्वार में। तो नॉरिन 10 के द्वारा जो है कि गेहूं में बौने किस्म के पौधे पैदा किए गए। की बेहतर जानकारी बता दें कि डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग ने इसी जीन का प्रयोग करके, किसका? नॉरिन 10 जीन का प्रयोग करके सन 1961-62 में, कब? सन 1961-62 में अन्य प्रजातियां विकसित की। इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आप इसको भी याद रखिएगा कि डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग ने नॉरिन 10 जीन का प्रयोग करके सन 1961-62 में अन्य प्रजातियां विकसित की, इसलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू की फसल के साथ में मेढ़ी चराते समय कद्दू, यहाँ पे कद्दू होगा, कद्दू वर्गीय फसलों की बुआई कहलाती है, क्या कहलाती है? मिक्स्ड क्रॉपिंग, पैरेलल क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग, सीक्वेंशियल क्रॉपिंग। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रिले क्रॉपिंग। जब वर्तमान में फसल कटने से पहले खड़ी फसल में ही अगली फसल की बुआई कर देते हैं तो उसे रिले सस्यन कहलाता है। तो आलू के खेत में मेढ़ी चढ़ाते समय कद्दू वर्गीय फसलों की बुआई करना भी हमारा रिले क्रॉपिंग का उदाहरण हो जाता है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुशेनिंग प्रक्रिया की जाती है, किस में की जाती है? गेहूं में, धान में, मक्का में, बाजरे में। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बुशेनिंग प्रक्रिया जो है कि धान में की जाती है। इस विधि में रोपाई के 30 से 35 दिन बाद क्रॉस जुताई करते हैं, क्या करते हैं? 30 से 35 दिन बाद धान की बुआई में क्रॉस जुताई करते हैं, जिससे ज़्यादातर कल्ले आते हैं और खरपतवार भी नष्ट हो जाते हैं। तो आपसे एग्जाम में अगर पूछ दे कि बुशनिंग प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो बुशनिंग प्रक्रिया जो है कि धान की रोपाई के 30 से 35 दिन बाद क्रॉस जुताई को बुशनिंग प्रक्रिया कहते हैं, जिसमें हमारे खरपतवार नष्ट हो जाते हैं तथा कल्ले भी ज़्यादा मात्रा में आते हैं। तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट एक कम अवधि की प्रजाति है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है अरहर की, उड़द की, मूंग की, चने की। तो इसमें आप ऑप्शन से ही सही क्वेश्चन कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे दिया है सम्राट एक कम अवधि, कम अवधि। अब पहले तो इन चारों में देखिए कि किसकी अवधि कम होती है। अरहर, इसकी अवधि ज़्यादा होती है। उड़द, इसकी भी ज़्यादा अवधि होती है। चना, इसकी भी अवधि ज़्यादा होती है मूंग के मुकाबले। मूंग जो होता है हमारा सबसे कम अवधि का पौधा होता है, और इसमें बोला है कि सम्राट एक कम अवधि की प्रजाति है, यानी कि मूंग की प्रजाति है। इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि सम्राट जो है कि मूंग की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं में सिंचाई के लिए सबसे क्रांतिक अवस्था है, कौन सी? ताजमूल आते समय, जिसे हम CRI कहते हैं, CRI स्टेज, पौधे में गांठ बनते समय, बालियां निकलते समय, परिपक्वता के समय। तो गेहूं में जो है कि सिंचाई के लिए सबसे क्रांतिक अवस्था होती है वो ताजमूल आते समय, जिसे CRI स्टेज कहते हैं। CRI स्टेज की फुल फॉर्म की बात करें तो CRI स्टेज के फुल फॉर्म होता है क्राउन रूट इनिशिएशन, जो कि 21 दिन पे आता है। 21 से 25 दिन के अंदर आता है। 21 से 25 दिन के अंदर आपको गेहूं में प्रथम सिंचाई करना अनिवार्य होता है। तो साथियों, आपकी बेहतर जानकारी बता दें, कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ देता है कि गेहूं की फसल में 2 सिंचाई उपलब्ध होने पर सिंचाई कब कब करनी चाहिए। तो पहली सिंचाई करनी चाहिए CRI अवस्था पर, दूसरी सिंचाई जो है कि फ्लावरिंग स्टेज में करनी चाहिए। यदि आपके पास 2 सिंचाई उपलब्ध है तो पहली सिंचाई CRI स्टेज में, सेकेंड सिंचाई फ्लावरिंग स्टेज में। वहीं आपसे पूछ देता है कि यदि 3 सिंचाई उपलब्ध है तो गेहूं की फसल में कब कब सिंचाई करते हैं। तो पहला जाता है CRI स्टेज में, जो कि करना ही करना है। दूसरी सिंचाई उपलब्ध है तो गांठ बनते समय। तीसरी सिंचाई उपलब्ध है तो मिल्किंग स्टेज में। तो आप इन दोनों को याद रखिएगा कि यदि 2 सिंचाई उपलब्ध है तो CRI स्टेज में और फ्लावरिंग स्टेज में। यदि 3 सिंचाई उपलब्ध है तो पहला CRI स्टेज में, दूसरा गांठें बनते समय, तीसरा मिल्किंग स्टेज में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्के की कंचन प्रजाति पकती है, कितने दिन में पकती है? 60 से 65 दिनों में, 75 से 80 दिनों में, 85 से 90 दिनों में, 95 से 105 दिनों में। तो कंचन मक्का एक संकुल प्रजाति है। कौन सी प्रजाति है? एक संकुल प्रजाति है। यह 75 से 80 दिनों में पक जाती है। 75 से 80 दिनों में पक जाती है। इसके उपज की बात करें, इसका उपज कितना होता है? तो 35 से 40 कुंटल। कितना? 35 से 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमारा प्रोडक्शन होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि जलवायु क्षेत्र का भाग नहीं है, कौन सा नहीं है? सॉइल, टेम्परेचर, वैरायटी, टोपोग्राफी।
तो इसमें आप ऑप्शन से ही एलिमिनेट करके क्वेश्चन कर सकते हैं कि सॉइल जो है कृषि जलवायु क्षेत्र में आता है, टेम्परेचर ये भी कृषि जलवायु क्षेत्र में आता है, वैरायटी प्रजाति प्रजाति जो है कि इन सबसे अलग है, जबकि टोपोग्राफी जो है कि हमारा एग्रो क्लाइमेटिक जोन के अंतर्गत आता है, लेकिन प्रजाति जो है हमारा ये फसल है। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआरआई पद्धति द्वारा धान की खेती के लिए संतुलित बीज दर है। जो एसआरआई पद्धति द्वारा धान की बुआई की जाती है उसमें सीड रेट क्या होता है? ऑप्शन ए है 6 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 30 से 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 40 से 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो ये एसआरआई पद्धति से जो है कि धान की रुपाई के लिए जो है कि 6 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज दर यूज होता है। आपकी बेहतर जानकारी बता दें कि धान की एसआरआई पद्धति जो है कि धान की रुपाई की यह नई विधि है और इसका आविष्कार जो है कि मेडागास्कर में सन 1983 में, कब? सन 1983 में फादर हेनरी डिलोनिने ने किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें एक और पॉइंट नोट करने वाली बात है, इसमें जो नर्सरी हमारी होती है 9 से 12 दिनों में रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। कितने दिनों में? 9 से 12 दिनों में रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। तो आप इन तीनों टर्म को याद रखिएगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो एसआरआई पद्धति है, नई पद्धति ये कहाँ से विकसित हुई है? तो मेडागास्कर के विकसित हुई है। कब विकसित हुई है? 1983 में विकसित हो गई है। किसने विकसित किया है? तो फादर हेनरी डिलोनिने ने किया था। इसमें नर्सरी कितने दिनों में रोपाई के लिए तैयार हो जाती है? तो 9 से 12 दिनों के अंतर्गत रोपाई के लिए नर्सरी हमारी तैयार हो जाती है। और सीड रेट भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोपित धान में अधिकतम कल्ले निकलने की अवस्था आती है, कब आती है? रोपाई के 20 से 25 दिन बाद, रोपाई के 35 से 40 दिन बाद, रोपाई के 50 से 55 दिन बाद, रोपाई के 60 से 65 दिन बाद। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रोपाई के 35 से 40 दिन बाद। रोपित धान में अधिकतम कल्ले निकलने की अवस्था जो होती है रोपाई के 35 से 40 दिन बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलसी की कौन सी किस्म द्विउद्देशीय नहीं है? ऑप्शन ए है गरिमा, पार्वती, गौरव, शिखा। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गरिमा। अलसी की गरिमा प्रजाति जो है कि द्विउद्देशीय नहीं है, बाकी ये तीनों जो है कि द्विउद्देशीय हैं। क्यों? क्योंकि इससे जो है कि फाइबर भी प्राप्त हो जाता है, फाइबर और ऑयल, फाइबर एवं ऑयल दोनों चीज़ प्राप्त हो जाता है, इसलिए द्विउद्देशीय हैं ये तीनों। बाकी गरिमा जो है कि ये द्विउद्देशीय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरसों की फसल में बिरलीकरण संतुति है, यहाँ पे फसल होगा, फसल। सरसों की फसल में बिरलन की संतुति है, कब है? बुआई के 10 दिन बाद, बुआई के 20 दिन बाद, बुआई के 30 दिन बाद, बुआई के 40 दिन बाद। तो सरसों की फसल में जो है कि बिरलन की क्रिया करते हैं वो बुआई के 25 दिन बाद करते हैं, लेकिन ऑप्शन में आपको 20 दिया है तो 20 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि ऑप्शन में 25 दिया रहेगा तो 25 भी सही है और 20 भी सही है, तो इसको आप याद रखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगफली के दाने में पाया जाता है। देखिए, आपसे जो भी ऑयल सीड और प्रोटीन्स क्रॉप्स हैं उनमें आपसे एक क्वेश्चन तो जरूर पूछेगा, फसल का नाम दे देगा और पूछ देगा इसमें कितनी ऑयल परसेंटेज पाई जाती हैं और कितने प्रोटीन परसेंटेज पाए जाते हैं। तो आप सभी फसलें, जितने भी ऑयल सीड फसलें हैं उनको आप प्रोटीन परसेंटेज, ऑयल परसेंटेज जरूर याद कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन ए है 35% तेल, 40% प्रोटीन, 45% तेल, 20% प्रोटीन, 45% तेल, 30% प्रोटीन, 55% तेल, 50% प्रोटीन। तो इससे हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मूंगफली के दाने में जो है कि 45% ऑयल एंड 13% प्रोटीन पाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिले क्रॉपिंग के संस्थापक कौन हैं? ऑप्शन ए है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर एम सी सक्सेना, डॉक्टर एस एस बैस, डॉक्टर पंजाब सिंह।
इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि डॉक्टर एस बैस जो है कि रिले क्रॉपिंग के संस्थापक हैं। इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में गन्ने की सबसे अधिक उत्पादकता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है क्योंकि उत्पादकता की बात किया है। ऑप्शन ए है तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य की गन्ने की उत्पादकता जो है कि सबसे अधिक होती है। अगर उत्पादन पूछ देता उत्पादन तो हमारा उत्तर प्रदेश फर्स्ट पर हो जाता। तो इसको आप याद रखिएगा। उत्पादकता पूछेगा प्रोडक्टिविटी तमिलनाडु, प्रोडक्शन पूछेगा तो उत्तर प्रदेश। ध्यान से लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज शोधन में प्रयुक्त रसायनों का क्रम है। कौन कौन सा क्रम है? फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड, बैक्टीरियल कल्चर। ऑप्शन बी है बैक्टीरियल कल्चर, फंगिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड एंड बैक्टीरियल कल्चर, ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड एंड बैक्टीरियल कल्चर। बीज शोधन के प्रयुक्त रसायन क्रम जो है कि फंगिसाइड होता है, इंसेक्टिसाइड होता है, फिर बैक्टीरियल कल्चर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राई के खेत में खरपतवार नियंत्रण किया जाता है, किससे किया जाता है? ऑप्शन ए है, सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि माइनर चेंजेस हैं इसमें। ऑप्शन ए है पेंडिमेथिलीन का छिड़काव 3.3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से अंतिम जुताई के समय किया जाता है। पेंडिमेथिलीन का छिड़काव 3.3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 2 दिन बाद किया जाता है। पेंडिमेथिलीन का छिड़काव 6.3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से जमाव के पहले प्री इमरजेंस। पेंडिमेथिलीन का छिड़काव 3.3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 30 दिन बाद किया जाता है। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पेंडिमेथिलीन का छिड़काव जो है कि 3.3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 2 दिन बाद किया जाता है। पोस्ट इमरजेंस इसे कहते हैं, पोस्ट इमरजेंस, बुआई के 2 दिन बाद। तो इसको आप ध्यान से लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन कन्फ्यूज़न है। क्यों? क्योंकि आपसे पूछा है हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। ये नहीं पूछा है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक या फिर भारत में हरित क्रांति के जनक। तो देखिए, अगर ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ देता है तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा नॉर्मन ई बोरलॉग। यदि भारत का पूछ लेता है तो भारत का हो जाएगा डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। तो ध्यान रखिएगा, अच्छे से इसको लर्न कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही कन्फ्यूजन होता है। आपसे एग्जाम में सिर्फ हरित क्रांति पूछ देता है तो नॉर्मन ई बोरलॉग हो जाएंगे। यदि विश्व हरित क्रांति पूछ देता है तब भी नॉर्मन ई बोरलॉग ही हो जाएंगे। यदि भारत में हरित क्रांति पूछता है तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरोबैंकी खरपतवार है कंप्लीट रूट पैरासाइट, कंप्लीट स्टेम पैरासाइट, पैरेटल रूट एंड शूट पैरासाइट, नॉन ऑफ द एबव। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कंप्लीट रूट पैरासाइट। ये जो ओरोबैंकी होता है ये कंप्लीट रूट पैरासाइट होता है। इसको आप ध्यान से लर्न कर लीजिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोयाबीन की उत्पत्ति केंद्र है कहाँ पे है? ब्राज़ील, चीन, भारत, अमेरिका। तो सोयाबीन का उत्पत्ति केंद्र जो है कि हमारा चीन है। सोयाबीन, चीन। देखिए, आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं कि सोयाबीन, लास्ट में आ रहा बीन, उत्पत्ति स्थान कहाँ है? चीन, बीन, चीन। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानांतरित खेती का पर्यायवाची है बारानी खेती, पैरा खेती, यथार्थ खेती, झूमिंग खेती। तो स्थानांतरित खेती का पर्यायवाची जो होता है हमारा झूमिंग कल्टीवेशन होता है। आपकी बेहतर जानकारी बता दें कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन को जो है कि झूमिंग कृषि भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह मानव की पुरानी सभ्यताओं का सूचक है। इसमें सबसे पहले वन के किसी खंड को साफ करके वृक्षों को, झाड़ियों को जला दिया जाता था, जिसके बाद कुछ वर्षों तक उस स्थान पर कृषि की जाती थी और भूमि की उर्वरता समाप्त हो जाने के बाद उसे छोड़कर दूसरी भूमि पर कृषि क्रिया की जाती थी। इसलिए इसे झूमिंग कल्टीवेशन या फिर
स्थानांतरित खेती का भी एग्जाम्पल दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फसल को धान्य फसलों की रानी कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, आपको सभी क्रॉप से किंग ऑफ फूड एंड क्वीन ऑफ फूड से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, तो इन सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ऑप्शन ए है धान, गेहूं, मक्का, जौ। धान्य फसलों की रानी, क्वीन ऑफ सीरियल्स किसे कहा जाता है? तो मक्का को जो है कि क्वीन ऑफ सीरियल्स कहा जाता है। इसको आप ध्यान से लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऊष्मा सहन करने वाली गेहूं की प्रजाति है, कौन सी प्रजाति है? PBW 343, PBW 443, के 307, DBW 14। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। DBW 14 जो है कि सर्वाधिक ऊष्मा सहन करने वाली गेहूं की प्रजाति है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रजाति है। इसको आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपसे गेहूं में प्रजाति पूछेगा तो इस क्वेश्चन को जरूर पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SRI पद्धति द्वारा धान उगाने की विधि का अन्वेषण हुआ था, कहाँ पे हुआ था? देखिए, आपसे एक क्वेश्चन पूछ दिया कि धान की जो SRI नई पद्धति है इसका अन्वेषण कहाँ पे हुआ था। आपको अभी हमने बताया है पिछले क्वेश्चन में कि मेडागास्कर में। कहाँ पे? मेडागास्कर में हुआ था। ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, आपसे एग्जाम में जरूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैनोला एक प्रजाति है, किसकी प्रजाति है? ऑप्शन ए है सूरजमुखी की, अलसी की, सरसों की, कुसुम की। तो कैनोला जो है कि सरसों की एक प्रजाति है। किसकी? सरसों की प्रजाति है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीरो टिल कम 40 सीड ड्रिल की सहायता से गेहूं की बुआई के समय से पहले किया जा सकता है, कितने समय पहले? ऑप्शन ए है 7 से 10 दिन, 15 से 20 दिन, 25 से 30 दिन, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 7 से 10 दिन। जीरो टिल कम 40 ड्रिल की सहायता से गेहूं की बुआई जो है कि समय से 7 से 10 दिन पहले हो जाती है। कितने? 7 से 10 दिन पहले हो जाती है। आपकी बेहतर जानकारी बता दें कि जीरो टिल सीड ड्रिल का विकास जो है कि पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर द्वारा किया गया था। इसमें गेहूं की बुआई धान की कटाई के तुरंत बाद बची हुई नमी का उपयोग करके बिना जुताई के 7 से 10 दिन के पहले कर सकते हैं। कितने? 7 से 10 दिन के पहले कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो देखिए, आप इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि आपसे एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि जीरो टिल सीड ड्रिल का विकास जो है कि कहाँ से किया गया है। तो पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर द्वारा जीरो टिल सीड ड्रिल का विकास किया गया है। तो साथियों, ये रहे UPSSC द्वारा आयोजित कृषि परीक्षा 2009 की प्रीवियस ईयर की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आई होप आप सभी लोगों को सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे और लर्न हो गए होंगे।